हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8 क्लास की है बेटा, सामाजिक विज्ञान की है। ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संविधान बनने की प्रक्रिया एवं संविधान के कुछ मुख्य लक्षण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हिंदी मीडियम में है और इसकी बेटा आपकी दूसरी जो आज की वर्कशीट आई है वो आई है इंग्लिश की, वो अपलोड हो चुकी है, तो वहाँ से चेक कर लेना। संविधान बनने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं बेटा। कैसे प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा ये संविधान बना। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे। तो बेटा संविधान निर्माण के विचार जो हैं स्वतंत्रता संघर्ष जब हमारे देश में हो रहा था तो उसी समय पर आने लगे थे। स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक का समान अवसर होगा। सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। ठीक है, परंतु इतनी विविधताओं वाले हमारे देश के लिए यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। सभी का ध्यान रखना था। तो बेटा एक आदमी मतलब इसको ये नहीं कर सकता था। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो कि 1946 में गठित की गई एक संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए बेटा क्या देखो, जैसे एक घर को बेटा सिर्फ एक आदमी नहीं बना सकता, उसके लिए कितने सारे मजदूर लगते हैं अलग अलग तरीके के। फिर उसको क्या करते बेटा, फिटिंग वाले अलग होते हैं, प्लम्बर अलग होते, तो एक पूरा मकान तैयार करने में अलग अलग तरीके के लोग लगते हैं। इसी तरीके से इस पूरे देश के संविधान को तैयार करने के लिए बेटा कितने लोगों की ज़रूरत होगी, ये तो जायज़ सी बात है। तो 300 लोगों ने इसमें योगदान दिया था। 1946 में बेटा फिर एक संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, ये सभी उसके सदस्य थे। संविधान सभा की बैठक लगभग अगले 3 साल तक होती रही। सोचो, ये 3 साल तक ये सभाएं होती रही और जिसमें क्या हुआ था, तब जाकर भारत का संविधान बना था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे बेटा, जो हम पढ़ चुके अपनी लास्ट वर्कशीट में। ठीक है, तो ये हमेशा इसी बात पर विचार करते रहते थे कि कौन सी चीज़ किस तरीके से इसमें डाली जाए कि सभी के हितों का ध्यान रखा जाए, किसी को कोई हानि ना हो, किसी को कोई ठेस ना पहुंचे। ठीक है, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो बेटा देखो, अब ये सभा बनी तो इनकी सभाएं होती थी। उस समय उनके सामने क्या थी, एक बड़ी जिम्मेदारी थी। क्या हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी और न ही धर्म एक था और न ही एक जैसी संस्कृति थी, यानी कि रहने सहने का तरीका या कोई भी एक जैसा नहीं था। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। ठीक है, तो बेटा देश में काफ़ी सारी क्या हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, कुछ मतलब इस तरीके की काफ़ी सारी उथल पुथल हो रही थी, क्योंकि हमारा देश क्या होता आज़ाद हुआ था उसी समय। तो हमें उसको मतलब कि जो उसकी अर्थव्यवस्था थी उसको सही से चलाने के लिए नए नए बदलाव करने पड़ रहे थे। ठीक है, तो लेकिन इन सदस्यों ने अपना दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति भी गहरा सम्मान दिखाई दिया है। मतलब बेटा देखो, राष्ट्रीय एकता मतलब पूरे राष्ट्र के लिए एक संविधान बनाया गया और उसमें क्या किया गया, सभी के हितों का ध्यान रखा गया। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और अलग अलग संस्कृति को अपनाने वाले सभी लोगों के हितों की ध्यान रखा गया इसमें। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। अब संविधान के कुछ मुख्य लक्षण है बेटा और आयाम है, तो उसमें से एक क्या है, संघवाद। इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। ठीक है, संघवाद का मतलब क्या है बेटा कि अलग अलग स्तर पर, जैसे राज्य की सरकार अलग होती है बेटा, केंद्र सरकार अलग होती है, तो इस तरीके से अलग अलग स्तर पर अलग अलग सरकार का होना। संघवाद का मतलब ये होता है। हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। तो हमारे देश में बेटा 3 तरीके की सरकार काम करती हैं। प्रथम बेटा क्या होती है, केंद्र स्तर पर, मतलब कि जिसके जो भी आदेश देते हैं या जो कानून बनाते हैं वो पूरे देश पर लागू होते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है केंद्रीय सरकार। द्वितीय जो होती है बेटा राज्य स्तर पर होती है। ठीक है, तो राज्य स्तर पर जो होती है उसको राज्य सरकार बोलते हैं। इसका जो भी आदेश कानून होंगे वो अपने एक राज्य में लागू होंगे। ठीक है, जैसे दिल्ली के हो गए तो दिल्ली में लागू होंगे, ऐसे ही बेटा हरियाणा के हरियाणा में होंगे, यूपी के यूपी में, ऐसे ही बाकी के भी। ठीक है, अब बेटा तीसरी जो स्थानीय स्वशासन होती है, ये क्या है, पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन। ये किसी भी राज्य के अंदर जो बेटा स्थानीय प्रशासन मतलब कि होते हैं, कुछ गांव होते हैं बेटा, इस तरीके से उनको डिवाइड कर दिया जाता है। वहाँ पर अपनी एक अलग सरकार होती है जो उस गाँव को या उस स्थान को क्या करती है, चलाती है सुचारू रूप से। ठीक है, तो इस तरीके से बटी हुई हैं सभी सरकारें और इसी को संघवाद बोला जाता है।
अब इसकी वजह यह ऐसा क्यों किया गया बेटा कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके, सभी को अपने राज्य के अकॉर्डिंग अलग अलग अधिकार लेने का हक मिल सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं और बेटा इन मुद्दों की स्पष्ट किए गए हैं कि किन मुद्दों पर वो अपना क्या कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी अधिकार है उनका, मतलब मुद्दों पर फैसले लेने का, किन किन मुद्दों पर वो फैसले ले सकते हैं उसको संविधान की कुछ सूचियों में बताया गया है। अब एक क्रियाकलाप दिया गया है बेटा, अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक और निगम पार्षद का नाम लिखिए और पता लगाइए कि ये किस प्रकार की सरकार यानी कि केंद्र के हैं, राज्य के हैं या अन्य के अंतर्गत काम करते हैं। इसका आपको पता लगाना है और लिखना है। तो बेटा ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, ये अपने पेरेंट्स की हेल्प से, क्योंकि हर किसी का अलग अलग होगा बेटा, तो अपने पेरेंट्स की हेल्प से लेके एक लिस्ट बना लेना, आप उसमें लिखते चले जाना बैंक जो है किसके अंतर्गत है, स्कूल किसके अंतर्गत है, डिस्पेंसरी किसके अंतर्गत है, इस तरीके से आप लिखते चले जाना उनको, ठीक है, केंद्र के है, राज्य के है या फिर अन्य किसी के है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट है, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा में कौन सी चुनौतियां थी। तो बेटा संविधान का निर्माण करते समय उनके सामने क्या चुनौती थी। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न ही धर्म एक था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। तो ये उनके सामने क्या थी, एक बड़ी चुनौती थी कि उनके सभी के हितों का ध्यान इसमें रखा जाए। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या है, संघवाद से आप क्या समझते हैं। तो बेटा संघवाद हमने अभी पढ़ा था। संघवाद क्या है, संघवाद इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना, ये होता है संघवाद का मतलब। ठीक है, अब बेटा देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं। तो हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं बेटा, तो आप लिखोगे तीन स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, या फिर लिखो हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। कैसे, प्रथम पर ये, ठीक है, केंद्रीय सरकार, द्वितीय पर राज्य सरकार और तीसरे पर स्थानीय स्वशासन, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है आपका, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है, लिखिए। तो क्यों महत्वपूर्ण है बेटा संघवाद की व्यवस्था। तो भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है जिसमें अलग अलग धर्म, भाषा व संस्कृति को अपनाने वाले लोग रहते हैं। इस विविधता में एकता बनाए रखने के लिए, उन सभी के अधिकारों का सम्मान करने के लिए संघवाद व्यवस्था को अपनाना महत्वपूर्ण है, जिससे सभी क्षेत्रों की विविधता का सम्मान किया जा सके। ठीक है, और इसके द्वारा किसी भी राज्य का अपने कुछ मुद्दों पर अपने तरीके से फैसला लेने का अधिकार है। ठीक है, तो बेटा इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, कोई भी राज्य कुछ पर्टिकुलर मुद्दों पर अपने तरीके से क्या ले सकती है, फैसला ले सकती है। ठीक है, क्योंकि उस स्थान की क्या ज़रूरत है उस समय पर, उसके लिए क्या होता है बेटा, वो सरकार ले सकती है फैसला। जैसे कि अभी तुमने लॉकडाउन में देखा कि किसी राज्य में क्या हुआ, लॉकडाउन ओपन हो गया क्योंकि वहाँ का अच्छा मतलब कि वहाँ पर इतने ये महामारी नहीं फैली हुई थी, कहीं किस राज्य में फैला नहीं, ज़्यादा फैला था तो उसने क्या किया, बंद कर दिया आवाजाही वहाँ की। तो इस तरीके से वो कुछ फैसलों पर, कुछ मुद्दों पर अपना फैसला ले सकती है अपने हित को देखकर राज्य के। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और बेटा अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।